सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के एक टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक टैक्सोनॉमी से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टैक्सोनॉमी का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है उसमें प्लांट की आइडेंटिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, नामकरण। 18वीं और 19वीं शताब्दी तक पादप वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत जब भी पौधों की पहचान की जाती थी या उनका नामकरण या उनका वर्गीकरण किया जाता था तो उसमें पौधे के आकारिकी और महत्वपूर्ण पुष्पीय लक्षणों को ही मदद ली जाती थी। जो फ्लोरल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे उनका उपयोग ज़्यादा किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी या जिसको हम लोग आधुनिक युग कहते हैं में टैक्सोनॉमी का जो एरिया था उसमें पौधों की पहचान, वर्गीकरण आदि के लिए न केवल आकारिकी और पुष्पीय लक्षणों को शामिल किया गया, वरना जो वनस्पति विज्ञान की अन्य ब्रांचेस है जिसमें एनाटॉमी जिसको हम लोग शारीरिकी कहते हैं, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जिसे हम लोग भ्रूण विज्ञान कहते हैं, साइटोलॉजी जिसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, पादप रसायन जिसे फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं, परागणु विज्ञान जिसे हम लोग पैलाइनोलॉजी कहते हैं, और संख्यात्मक वर्गीकी टैक्सीमेट्रिक्स, ये भी आपके सिलेबस में जिसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो इनका उपयोग किया जाने लगा और विशेषकर से जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से पौधे की जो सूक्ष्मतम संरचनाएं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते उनका अध्ययन किया गया और पहचान और वर्गीकी अभिनिर्धारण में इनका उपयोग किया जाने लगा। तो आज हम एक जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो इसी से संबंधित है। ये आपके सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है। टॉपिक का नाम है साइटोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। हिंदी में आप लोग इसे कह सकते हैं कि पादप वर्गीकी के अध्ययन में कोशिका विज्ञान की क्या भूमिका होती है, या दूसरा जो इसका नाम है वो आप लोग इसे रोल ऑफ साइटोलॉजी इन टैक्सोनॉमी के नाम से भी जान सकते हैं। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइटोलॉजी विज्ञान की वह ब्रांच है जिसमें प्लांट और एनिमल की कोशिकाओं से संबंधित या कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, कोशिकाओं का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। हम लोग आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं उसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि साइटोलॉजी का टैक्सोनॉमी में यानी पौधों की वर्गीकरण में या उसकी पहचान में या अभिनिर्धारण में क्या योगदान है। तो उसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में आज हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम लोग जो पॉइंट लेने जा रहे हैं और जिसका उपयोग करते हुए जिसका उपयोग टैक्सोनॉमी में किया जा चुका है उसमें मुख्य रूप से पहला है फ्लोएम प्लास्टिड, दूसरा है फ्लोएम प्रोटीन। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। जो फ्लोएम की जो पार्ट होते हैं जिसमें 4 नलिकाएं प्रमुख होती है तो उसमें प्लास्टिड का अध्ययन करते हुए कौन कौन सी क्लासेज या ऑर्डर का अभिनिर्धारण किया गया है। इसी प्रकार फ्लोएम के प्रोटीन का उपयोग करते हुए ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतःप्रदेवीय जालिका कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट ले रहे हैं हम ले रहे हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्रोमोसोम का कहाँ कहाँ उपयोग किया गया है और इसमें क्रोमोसोम के जो नंबर है, पॉलीप्लॉइडी जिसे हम बहुगुणिता कहते हैं, और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, गुणसूत्रों की संरचना। और तीसरा हम जो ले रहे हैं वो है डीएनए की लेंथ, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पेयर इन डीएनए। तो इन सभी पॉइंटों का जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे रख रखे हैं इन सभी का हम लोग इसको कह सकते हैं कि क्रम से एक एक पॉइंट को लेते हुए अध्ययन करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि साइटोलॉजी का टैक्सोनॉमी में कहाँ कहाँ उपयोग हो चुका है या आगे क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहला जो हम ले रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें पहला पॉइंट ले रहे हैं फ्लोएम प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो सभी स्वयंपोषी पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला वर्णक युक्त कोशिकांग है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अवर्णी लवक, वर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड का मतलब होता है कि वर्णक युक्त कोशिकांग। जैसे अपन कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी एक प्रकार का लवक हो गया जिसको हम लोग हरित लवक कहते हैं। अगर और कोई कलर और प्लास्टिड में उपस्थित है तो उसको हम फिर वर्णी लवक का नाम लेते हैं। तो अनेक पादप वर्गीकरण वैज्ञानिकों ने आवर्तबीजी पादपों में उपस्थित प्लास्टिड की जानकारी का उपयोग कर वर्गीकी अभिनिर्धारण किया। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है जिसका उपयोग हो चुका है? पहला आप एग्जाम्पल याद रखें, कैरियोफाइलेल्स, ये एक ऑर्डर है टैक्सोनॉमी में। आगे जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें नाम आएगा। में फ्लोएम की 4 नलिकाओं में जिसको हम लोग सीव ट्यूब कहते हैं 2 प्रकार के लवक पाए जाते हैं।
कौन कौन से लवक होते हैं? एक होता है पी प्लास्टिड जिसमें प्रोटीन उपस्थित होता है, और एक होता है एस प्लास्टिड जिसमें प्रोटीन अनुपस्थित होता है। ये एक मॉर्फोलॉजिकली रूप से जिसको हम लोग कहते हैं कि स्टडी किया जा चुका है, पी प्लास्टिड, और जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरा जो एस प्लास्टिड। अब आप देखें कि इन दोनों की संरचना के आधार पर, कौन से? पी और एस के आधार पर इस गण की कई फैमिली को वर्गीकृत किया जा चुका है। कौन से? एस प्लास्टिड और पी प्लास्टिड के आधार पर। दो वैज्ञानिक थे, बेहेंके एंड बर्थलोट, दोनों वैज्ञानिक, ये 1983 में उन्होंने, उनके अनुसार आवर्त बीजियों की चालनी नलिकाओं में 6 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इन प्रोटीनों की उपस्थिति का प्रयोग करते हुए निम्न वर्गीकीय अभिनिर्धारण या पहचान में इनका उपयोग किया गया। कौन कौन से पहचान में उपयोग किया गया, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि इस प्लास्टिड का प्रयोग करते हुए कैरियोफाइलस या जो अन्य जो फैमिलीज है, ऑर्डर है, जैसे कैरियोफाइलस में तो अभिनिर्धारण किया गया, इसके साथ साथ अन्य में भी इसका उपयोग किया गया। आप लोग देखें, जैसे ये प्लास्टिड के टाइप दे रखे हैं, P1, P2, P3, P4, P5 और P6। इनके अंदर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ये एक ऑर्डर है मैग्नोलियल्स, इसमें P1 प्रकार का प्लास्टिड है, लेकिन जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सिंगल और फिलामेंटस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जब प्रोटीन का अध्ययन किया गया तो ये एक कैरेक्टर मान लिया गया कि मैग्नोलियल्स ऑर्डर में जो प्रोटीन पाया जाएगा प्लास्टिड के अंदर वो कैसा होगा? तंतुनुमा। इसी प्रकार मोनोकॉट जो फैमिली है, मोस्टली ज़्यादातर फैमिली में P2 प्रकार में क्यूनेट या जिसको फन के आकार का प्रोटीन कहते हैं, ये शेप है प्रोटीन का। ठीक है। तीसरा कैरियोफाइलेट्स, जिसमें जो है वो वलयाकार प्रकार का प्रोटीन एन्युलर पाया जाता है। लेग्यूमिनोसी फैमिली में P4 प्रकार का प्रोटीन प्लास्टिड होता है, जिसमें जो आकार होता है इसका प्रोटीन का वो होता है पॉलीगोनल, जिसको बहुभुजाकार कहते हैं हम लोग हिंदी में। इसी प्रकार एरिकेल्स के अंदर आप देखें एक और फैमिली राइजोफोर्सी, उस दोनों के अंदर आपके जो है वो बड़े आकार का या बड़े परिमाप का प्रोटीन पाया जाता है। और बिक्सेसी फैमिली में सर्कुलर या जिसको हम लोग वलयाकार कहते हैं, वृत्ताकार जिसको कहते हैं, इस प्रकार का प्रोटीन पाया गया। तो चूंकि फ्लोएम प्लास्टिड का जब अध्ययन किया गया और इसकी प्रोटीन की संरचना का अध्ययन किया गया तो इन एग्जाम्पल द्वारा वर्गीकीय अभिनिर्धारण किया गया। अब इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्लोएम प्रोटीन, वो इसी से संबंधित है। विभिन्न प्रकार के आवर्तबीजी सदस्यों के फ्लोएम ऊतकों में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। वो प्रोटीन कैसे कैसे हो सकते हैं? नलिकाकार हो सकते हैं, क्रिस्टल रूपी होते हैं, आदि आकार के होते हैं, जिनके लक्षणों के आधार पर मालवेल्स गण की फैमिली को वर्गीकृत किया गया। ऊपर जो ऑर्डर दिए हैं, इसके अलावा फ्लोएम के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका अभिनिर्धारण में मालवेल्स, आप याद रखें मालवेसी फैमिली आपके सिलेबस में जो इसी ऑर्डर से संबंधित है, तो उसका अभिनिर्धारण भी इस आधार पर किया गया। तीसरा हम ले रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग अंतःप्रदेवीय जालिका कहते हैं, कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके स्टडी का अध्ययन करते हुए ऑर्डर कैपेरेल्स की फैमिली कैपेरिडेसी, कैर जो कि जिसका कि लोकल नाम कैर होता है, कैपेरिस बोटनिकल नाम है, और ये कैपेरिडेसी फैमिली से संबंधित है। और ब्रेसिकेसी, दूसरा आप नाम याद रखें ब्रेसिकेसी, यहाँ पे लिख रखा है ब्रेसिकेसी और कैपेरिडेसी। बेंथम और हुकर ने दोनों फैमिलीज को पास पास रखा था कि सदस्यों की जड़ों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में जड़ों का जब अध्ययन किया गया तो उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो है चौड़ी सिस्टर्नी युक्त होती है, पुट्टिकाएँ जिसको नलिकाएँ टाइप संरचना होती है, उससे वेसाइकल और सिस्टर्नी से बना हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें चौड़ी सिस्टर्नी पाई जाती है। सिस्टर्नी की आकृति एवं परिमाप संबंधी जानकारी को विभिन्न पौधों की पहचान और वर्गीकीय अभिनिर्धारण हेतु प्रयोग किया गया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्लोएम के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है, इसी प्रकार और भी कोई संरचना है जो कोशिका से, जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल से संबंधित है, उसका उपयोग वर्गीकीय अभिनिर्धारण में किया गया है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं जो दूसरा पॉइंट है वो है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ये भी साइटोलॉजी से संबंधित है। जब आप कोशिका का अध्ययन करेंगे, न्यूक्लियस का अध्ययन करेंगे, तो क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम की मुख्य भूमिका होती है। अभी मॉडर्न जो साइंस है उसमें गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों का आकार, पॉलीप्लोइडी, इस आधार पर कई फैमिलीज़ को जिनको पहले रखा गया था उनको दूर किया गया है, जो दूर थी उनको एक दूसरे से पास लाया गया। तो एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्रोमोसोम नंबर वर्गीकीय अभिनिर्धारण में कितना इंपॉर्टेंट है। एक जीनस लिख रखा है यहाँ पे, पियोनिया। आप ये देखें, स्पेलिंग दिखाई नहीं दे रही है, PAEONIA, ये जीनस है पियोनिया। पियोनिया नामक पादप को रेनन कुलेसी में रखा गया था शुरुआत के अंदर,
लेकिन इस पादप के अधिकांश लक्षण रेनिनकुलेसिस से भिन्नता दर्शाते हैं। बाद में इस पादप को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के मध्य की योजक कड़ी के रूप में जाना जाने लगा। ये कब तक हो रहा था? जब तक कि साइटोलॉजी का उपयोग टैक्सोनॉमी में या वर्गीकीय अभिनिर्धारण में नहीं किया गया। लेकिन जब कोशिकीय अध्ययन किया गया पियोनिया के, जब कोशिकीय अध्ययन, ये कब हुआ? जब साइटोलॉजी का अध्ययन प्रारंभ हो गया 20वीं शताब्दी में, तो उसमें पता लगा कि इसमें क्रोमोसोम की जो एन जिसको हम आधारभूत क्रोमोसोम संख्या कहते हैं, उसकी संख्या 5 होती है, जबकि रेनिनकुलेसी में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो n बराबर 7 होती है। इस आधार पर इस वंश का अभिनिर्धारण एक अलग फैमिली पियोनियसी कुल में किया गया। तो आधार क्या था अलग करने का? आधार ये था कि जो आधारभूत क्रोमोसोम संख्या है n बराबर 5 जो है वो रेनिनकुलेसी से डिफरेंस है। तो एक करेक्टर हमने ये लिया कि क्रोमोसोम के जो नंबर है उस आधार पर इस जीनस को रेनिनकुलेसी फैमिली से अलग किया गया। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आप यहाँ देखें, यहाँ पे देखें। इसके अलावा कुछ आवर्तबीजी पादपों में गुणसूत्रों की संख्या एक निश्चित होती है, जैसे पियोनिसी में मैंने एग्जाम्पल बता दिया n बराबर 5, रेनिनकुलेसी में n बराबर 7 और साथ होने के कारण ही पियोनिसी को इससे अलग किया था। इसी प्रकार से ऑर्डर एरिकेल्स में जो आधारभूत क्रोमोसोम संख्या वो 6 होती है। कैक्टेसी जो डेजर्ट के अंदर फैमिली पाई जाती है उसमें संख्या 11 होती है और कैरियोफाइलिसी में इसकी संख्या 15 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई सदस्य रेनिनकुलेसी से मॉर्फोलॉजिकली रूप से समानता दर्शाता है और उसमें क्रोमोसोम की संख्या 7 है बेसिक, तो उसको हम लोग रेनिनकुलेसी फैमिली में रख सकते हैं। ये कब संभव हुआ? जब साइटोलॉजी और गुणसूत्रों की संख्या का अध्ययन किया गया। इसी प्रकार से दूसरा जो हम करेक्टर ले रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? विभिन्न जातियों में गुणसूत्र संख्या का द्विगुणन या त्रिगुणन अथवा बहुगुणन में पाया जाना बहुगुणिता कहलाता है। साइटोलॉजी में आप लोग अध्ययन किया है और आगे भी अध्ययन करोगे। विभिन्न पादप वंशों या प्रजातियों में गुणसूत्र संख्या में अंक गणितीय संबंध पाए जाते हैं, अर्थमेटिक रिलेशनशिप जिसको हम लोग कहते हैं, और इस रिलेशन का उपयोग भी वर्गीकीय अभिनिर्धारण में हुआ है। जैसे पाइपर, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, काली मिर्च जो होती है वो उसका जो जीनस होता है वो पाइपर होता है। तो आप ये देखें कि पाइपर की विभिन्न जातियों में जो आधारभूत क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 26 होती है, के गुणसूत्र संख्या गुणनफल के रूप में पाई जाती है। कैसे? कि बेसिक जो हैप्लोइड जो क्रोमोसोम संख्या है वो 26 है। पाइपर नाइग्रम जिसको हम लोग काली मिर्च कहते हैं, ये बोटनिकल नाम है काली मिर्च का, इसमें 2n बराबर 52, तो यहाँ पे n बराबर कितनी होगी? 26। इसी प्रकार पाइपर बेटल, ये इसी जीनस की एक स्पीसीज है। पान जिसको हम लोग कहते हैं उसका बोटनिकल नाम है, इसमें पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है, त्रिगुणित जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिगुणन। तो यहाँ 3n = 78 हो गया, लेकिन n यहाँ भी कितना होगा? 26। और एक और है पाइपर की एक वाइल्ड स्पीसीज जंगली जाती है, उसमें टेट्राप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है, 4n तो बराबर हो गया 104। तो यहाँ भी n बराबर कितना होगा? 26। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि जो क्रोमोसोम की संख्या है वो उसके गुणन के अंदर, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि अर्थमेटिक एक संबंध है। 26 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 78 हो जाएगी, और 4 से करेंगे तो 104 होगी। तो इस आधार पर भी या पॉलीप्लॉइडी के आधार पर भी अब कुल मिला के एक ही कुल के विभिन्न पादप वंशों में बहुगुणिता के आंकड़े जो होते हैं वो टैक्सा के वर्गीकीय अभिनिर्धारण में भूमिका निभाते हैं, और ये भी साइटोलॉजी के अध्ययन द्वारा संभव हुआ। अब और वर्गीकीय अभिनिर्धारण में जो तीसरा जो पार्ट था क्रोमोसोम से संबंधित था, पहला आपने क्रोमोसोम नंबर लिया, दूसरा बहुगुणित था, तीसरा है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, गुणसूत्रों की संरचना। गुणसूत्रों की संरचना में हम लोग जानते हैं किसी पौधे में गुणसूत्रों के हैप्लोइड सेट को जीनोम कहते हैं। जीनोम की डेफिनेशन है, जीनोम की संरचना में कुछ स्थायी लक्षण होते हैं जिससे पादप जाति की पहचान आसानी से की जाती है, और यह लक्षणों का समुच्चय या जो सेट होता है जिसको हम लोग कैरियोटाइप कहते हैं। इसकी भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जब इन कैरियोटाइप के चित्रों द्वारा दर्शाया गया है तब इसे कैरियोग्राम या एडियोग्राम कहते हैं। जब क्रोमोसोम के हैप्लोइड सेट को साइज के हिसाब से व्यवस्थित करते हैं, और हर जो स्पीसीज या हर जो जीनस होता है उसका अपना कैरियोटाइप होता है, वो फिक्स होता है। अब हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का वर्गीकीय अभिनिर्धारण में कहाँ उपयोग हुआ। एक वंश है एगेव AGAVE को पहले एमेरिलिडेसी में रखा गया था, जबकि इससे मिलते जुलते दूसरे वंश यक्का को लीलियसी कुल में रखा गया। इनके गुणसूत्रों का जब अध्ययन किया तो पता चला कि दोनों के कैरियोग्राम हैं वो समानता दर्शाते हैं, किसके? एगेव के और यक्का के, जबकि इन दोनों को अलग अलग फैमिलीज में रखा गया। तो इसके
इस क्रोमोसोम सेट के या कैरियोटाइप के अध्ययन करने के बाद ये पता लगा कि इन दोनों को एक नई फैमिली एगेवेसी में इसको रखा गया। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था वो सेम है, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम वर्गीकीय अभी निर्धारण कर सकते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण पार्ट है ये भी उससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से संबंध हुआ डीएनए। डीएनए का भी उपयोग कई फैमिलीज के अंदर वर्गीकीय अभी निर्धारण में किया गया है। किसी भी पादप जाति में केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए की मात्रा हमेशा स्थायी होती है तथा उसमें बेस पेयर की संख्या भी लगभग तय होती है। जैसे विक्सिया एक जीनस है नामक पादप में डीएनए की 50% न्यूक्लियोटाइड पाइसम से समानता दर्शाते हैं। इस आधार पर इन दोनों वंशों को नजदीक लिखा गया। वर्गीकीय अभी निर्धारण में जब क्लासिफिकेशन किया गया तो दोनों को आसपास रखा गया। फिर इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है या क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की खोज के बाद स्पाइनेसिया, फेसियोलस और लेथाइरिस जंगली मटर आपस में समानता दर्शाते हैं। इस आधार पर पता लगाया गया और तीनों जीनस, स्पाइनेसिया जो है पालक का बॉटनिकल नाम है, इसमें आप देखें कि नंबर ऑफ बेस पेयर तीनों के अंदर, तीनों जीनस में दे रखा है। स्पेनेसिया, फेशियोलस और लेथाइरिस तीनों फैबेसी के सदस्य हैं। 106, 106 और 110 लगभग बराबर है। डीएनए की लेंथ है वो 30 बता रखी तीनों में, और मॉलिक्यूलर वेट है वो 7, 7.2 और 744। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों जीनस है डीएनए के बेस पेयर के आधार पे और लेंथ के आधार पे और मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे बराबर है। इस वजह से इन तीनों को साथ साथ में रखा गया। इसी प्रकार जो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है उसकी खोज के बाद लेथाइरस, स्पाइनेसिया, मक्का ब्रेसिका की विभिन्न जातियों के उद्विकासी संबंधों का भी अभी निर्धारण का अध्ययन हुआ। तो डीएनए का भी मुख्य भूमिका जो होती है वो होती है। एक और पॉइंट है जो कि आपको इसमें याद रखना है, जेनेटिक एंड क्लासिफिकेशन, जिसे हम आनुवांशिकी और वर्गीकरण देखते हैं। विभिन्न पौधों में आकारिकी और अनांश विकास का क्रम अलग अलग होता है। इस प्रकार की परिस्थिति में दो असमान पौधे जो आनुवांशिक में पूर्णतया भिन्न होते हैं वे भी आमतौर पर या आकारिकी पर एक दूसरे के समान दिखाई देता है। वो इसलिए होता है कि एक जैसी परिस्थिति और वातावरण में उगने के कारण ऐसा होता है। जैसे यूफोर्बिया जिसे हम डंडाथोर कहते हैं, और कैक्टस जिसको कैक्टस के नाम से ही जाना जाता है, ओपनसिया भी कहते हैं। इन दोनों के जो मॉर्फोलॉजिकली है वो एक दूसरे से बिल्कुल समान है, लेकिन आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हुए भी ये समानता प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी अवस्था में इनकी पहचान और वर्गीकीय अभी निर्धारण इनके आनुवांशिक अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। तो जेनेटिक का प्रयोग भी, आनुवांशिकी का प्रयोग भी हम लोग कहते हैं कि वर्गीकीय अभी निर्धारण में किया जाता है और किया जाना चाहिए। तो आज हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि साइटोलॉजी का टेक्सोनॉमी में क्या योगदान है। आपके लिए असाइनमेंट के रूप में मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। एक तो एक क्वेश्चन आपको बड़ा करना है, जो मेजर क्वेश्चन वही आपको याद रखना है। पादप वर्गीकरण में साइटोलॉजी की क्या क्या भूमिका है, उपयुक्त उदाहरण सहित आपको इसको डिस्क्राइब करना है। धन्यवाद।